हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी में। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 8 का टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। दोस्तों, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र और फो मतलब एनिमी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। तो इस चैप्टर में हम इसके दोनों नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. जैसे देखिए, आपने कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं हमारे चारों तरफ जो हम लोग नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, और इन्हीं को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और या माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड। अगर थोड़ा सा ब्रेड अगर मॉइस्चर वाला हो गया तो वो खराब हो जाता है। एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैच। और जो इसका सरफेस होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, उसके ऊपर में वाइट एक ग्रेइश पैच एक आ जाता है। आप इन पैचेज को देख सकते हैं अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करें तो। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। आप देखेंगे वहां पे छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। और ये स्ट्रक्चर वहां पे कैसे आ जाते हैं एकाएक बरसात के दिनों में, और कहाँ से आते हैं, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बेसिकली ये सभी हमारे इन्वायरमेंट से ही आते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसमें एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1। ध्यान से देखिए, इसमें बता रहा है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। एक बीकर में कुछ मॉइस्ट सॉइल इकट्ठा कीजिए एंड ऐड वाटर टू इट। एक बीकर ले लीजिए, सपोज एक बीकर है, इसमें थोड़ा आपने मॉइस्ट इसमें सॉइल डाल दिया। देन इसमें क्या आपको ऐड करना है, बाहर से वाटर इसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप इसमें वाटर डालेंगे तो बता रहा है कि ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप स्कोप ले लीजिए और उसमें इससे कोई एक ड्रॉप पानी डालिए और उसको चेक कीजिए उसके अंदर भी आप क्या देख पाते हैं। एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.2 बता रहा है कि टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। अब किसी पॉन्ड से एक दो ड्रॉप पानी ले लीजिए और उसको एक ग्लास स्लाइड पे डालिए। आप लोगों ने अपने लेबोरेटरी में देखा होगा, इस तरह का एक ग्लास स्लाइड होता है, इस पे आप एक ड्रॉप वाटर डाल करके वो माइक्रोस्कोप के नीचे डाल सकते हैं एंड देन ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके देखिए क्या होता है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। क्या आपको इन दोनों एक्टिविटी में उसमें बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हुए दिखते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ये सभी जो है टाइनी, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इसमें भरे पड़े हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन सभी उस माइक्रोब्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विदाउट विद द अनएडेड आई। ये काफी छोटे होते हैं और इतने छोटे कि हम बिना किसी ऐड के हम आंखों में कुछ या तो माइक्रोस्कोप लगाइए, कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके आप चेक कर सकते हैं, ऐसे आपको नहीं दिखेगा। सम ऑफ दिस सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ उसमें से होते हैं, जैसे कि जो फंगस होता है ना, फंगस को तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, जो कि बाकी को मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप नहीं देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। बाकी जो है वो बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के आपको नहीं दिखेगा। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसलिए इन सभी को ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के इन्हें नहीं देख सकते हैं। तो चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई किया जाता है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर, कौन कौन है इस ग्रुप में, याद रखिएगा, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। इसमें 4 आते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। सम ऑफ these कॉमन microorganisms आर shown इन द फिगर 2.1 एंड 2.4। आप आगे के फिगर्स में इसको देखेंगे, कहाँ पे है देख लीजिए, नेक्स्ट पेज में। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिखाया गया है। जैसे अब बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया भी अलग अलग शेप साइज में आता है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये रॉड शेप में दिख रहा है।
साथ ही साथ ये स्पाइरल शेप भी होता है, इसमें स्फेयर शेप भी आते हैं। तो बैक्टीरिया के भी अलग अलग टाइप होते हैं दोस्तों। तो अगर बैक्टीरिया के बारे में बात करें अगर एल्गी के बारे में, तो एल्गी का आपके बुक में दिया हुआ है दो टाइप, क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। नाम याद रखिएगा, शेप याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस है, इसका यही शेप होता है। इसके अलग अलग बहुत सारे इसके स्पीशीज में मिलते हैं, लेकिन उसका कॉमन शेप यही है। प्रोटोजोआ में बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, और फंगी में बात करें तो ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस। तो ये तीनों फंगी के टाइप्स हैं, आप जस्ट नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन चार माइक्रोब्स के अलावे भी एक और होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है आपका वायरस। वायरस भी अलग अलग शेप साइज में आता है। जैसे अगर बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स शेप का ये दिख रहा होगा आपको, साथ ही साथ इसमें हेलिकल भी होता है, पॉलीहेड्रल भी होता है। तो ये सभी वायरस के टाइप्स है। बेसिकली वायरस माइक्रोब्स में के कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, देखिए आपके बुक में बताया हुआ है कि वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी जो चार हम लोगों ने पढ़ा उससे ये वायरस अलग होते हैं। कैसे? दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि वायरस कभी भी अपने आप को किसी न किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के भीतर में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअली ये बाहर में अगर इन्वायरमेंट में पड़े हुए हैं तो ये डेड कंडीशन में है, जैसे ही इनको होस्ट मिलता है तो ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनका इसका प्रॉपर्टी बाकी चारों से अलग होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन द फिगर, हमने देख लिया उसके बारे में। कॉमन एलिमेंट्स, ध्यान से देखिएगा, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कफ, ये जो तीन दिख रहा है ना, ये जो साधारण जो सर्दी जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, ये सभी साधारण बीमारी है। तो ये सभी वायरस के कारण ही होता है। साथ ही साथ कुछ सीरियस डिजीज भी होता है, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सभी भी आपका वायरस के कारण ही होता है, याद रखिएगा। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री, अब देखिए डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। डिसेंट्री और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, इस कारण से इन डिजीज को प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं, हाँ याद रखिएगा। वेयर एज टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। और किसी को टाइफाइड हो गया, फीवर बहुत ज़्यादा है, हाँ, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये जो बीमारी हो जाती है जिसमें जनरली लंग्स में बोलते हैं कि पानी आ गया, तो ये सभी जो है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7, आपने पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। हमारा क्वेश्चन है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिंगल सेल टाइप में भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। याद रखिएगा ये सभी सिंगल सेल वाले होते हैं, जबकि कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेल रहेंगे, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। तो दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, वो सभी तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। कहाँ कहाँ रहेंगे देखिए, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, चाहे कितना भी ठंडा बर्फ वाला जो जगह हो, चाहे सबसे गर्म पानी के जो जहाँ झरने आते हैं उसमें भी, एंड डेजर्ट्स टू मार्सी लैंड्स। डेजर्ट समझ ही रहे होंगे, जो जितने रेगिस्तान है वहाँ से लेकर के आपका मार्सी लैंड, कोई दलदल वाला जमीन है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। मतलब बेसिकली इन्वायरमेंट पे सभी टाइप के इन्वायरमेंट में मिलते हैं। तो दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स। अब बता रहा है कि वहाँ तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स की बॉडी के भीतर में भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे शरीर के अंदर में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ ना कोई होस्ट चाहिए होता है। तो अभी हम लोग देख लिया कि ये कहाँ पे रहते हैं, बेसिकली सारे पूरे इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, अब इसके बारे में थोड़ा बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमसे क्या लेना देना है वो समझिए। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, कुछ उसमें से बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट वाला होता है। वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हार्मफुल होता है और डिजीज पैदा करने वाला होता है।
तो यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दोनों है, फ्रेंड भी है, फो भी है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो हमारे लिए फ्रेंड का काम करता है, जो जिससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं उनका अलग अलग कामों में यूज होता है, जो हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है, जैसे कि कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में या केक बनाने में इनका यूज होता है। तो साथ ही साथ देखिए, अल्कोहल के यूज में भी इनका बहुत कई सालों से इसका यूज होते आया आया है। अगर अल्कोहल बनता है तो उसमें भी माइक्रोब्स का ही यूज किया जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इतना ही नहीं, हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा सफाई करने में काम करते हैं। कैसे, देखिए, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। आपका कोई भी घरों से जो ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो क्या, जो डिकम्पोज हो सकता है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, हाँ, सब्जियों के जो छिलके होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, हाँ, एंड फिशेज। देखिए, कोई जानवर का अवशेष बच गया या शरीर से जो, बॉडी से जो फिशेज मटेरियल निकलता है, उस उन सबको अ, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोकन डाउन तोड़ देते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। देखिए, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बात में बैक्टीरिया उसको तोड़ देती है, जिसको कि यूज किया जा सकता है। एंड रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। अब तो ये तो हमने देखा कि ये इन्वायरमेंट को साफ करते हैं, साथ ही साथ वो मेडिसिन बनाने में भी इनका काम होता है। दूसरा यूज बता रहा है कि इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में भी इनका सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में यूज किया जाता है। ये बेसिकली कैसे कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, हम आगे इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड के बारे में। देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड, यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि मिल्क से कर्ड बनता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो अभी देखिए, पहली क्या क्या कर रही है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। अब देखिए, ये बता रही है कि भाई मेरी मम्मी कर्ड में, मिल्क में थोड़ा सा कर्ड मिलाती है ताकि अगले दिन वो पूरे तरह से अच्छे तरीके से कर्ड बन जाए। तो ऐसा क्यों होता है, आई वंडर व्हाई। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि वो थोड़ा सा जो दही बनाने से पहले थोड़ा सा दही का उस दूध में मिलाना पड़ता है। इससे वो बैक्टीरिया उस पूरे कर्ड में अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, नाम याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और लैक्टोबैसिलस के कारण ही कर्ड बन पाता है। इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो होता है ना मिल्क में, वो अगर आप थोड़ा अभी, अब मान लीजिए कभी आपने दो अगर बैक्टीरिया मल्टीबैसिलस का है, तो वो अगले टाइम में हो सकता है कि वो 10 बन जाए, वो 10 से हो सकता है कि ये 50 बन जाए। तो ऐसे करके वो मल्टीप्लाई होते जाता है। एंड बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। तो ये इन सभी को बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा सूजी, इडलीज एंड भटूरेज इज कर्ड। आप समझ गए होंगे कि कर्ड को हम लोग रवा में से इडली बनाने में या भटूरे में, इन सब में क्यों मिला जाता है। तो कैन यू गेस व्हाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। देखिए, बैक्टीरिया और यीस्ट, यीस्ट अभी एक नया वर्ड आ गया, वो ये किस में आता है, बेसिकली ये कौन से कैटेगरी में होगा, हमने तो चार ही पढ़ा था। तो बैक्टीरिया भी हो गया, यीस्ट आपका जो फंगस वाला कैटेगरी है उसमें आता है। दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। राइस, इडली और डोसा बैटर के फर्मेंटेशन के लिए जरूरी है। फर्मेंटेशन क्या होता है, देखिए, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.3। देखिए इसको, टेक हाफ के जी फ्लोर, कोई आटा ले लीजिए या मैदा ले लीजिए, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, थोड़ा सा उसमें शुगर ऐड कीजिए, चीनी, एंड देन उसको वार्म वाटर से मिलाना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मार्केट में मिलता है, ये भी डाल दीजिए। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डॉ, और उसको अच्छे तरीके से गूंथ दीजिए ताकि एक सॉफ्ट डॉ में बन के तैयार हो जाए। हाँ, आटा को गूंथते हैं जैसे, ऐसे गूंथना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद में आपको क्या दिखेगा, जब ध्यान से देखिए। जब जब आप इस मैदा में ईस्ट पाउडर मिला देंगे, गूंथ देंगे, उसके बाद में जब उसको छोड़ देते हैं 2 घंटे के लिए ना, तो उसके बाद में आपको इस तरीके का वो जो डॉ होता है ना, इतना फूला हुआ मिलेगा।
ये देखिए, ऐसा क्यों हुआ? डिड यू फाइंड डॉ राइजिंग, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं क्यों हुआ था। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, जो ईस्ट था ना हमने जो डाला था उसमें, वो काफी जल्दी रिप्रोड्यूस होता है बेसिकली उसमें। अपने अगर आपने थोड़ा सा पाउडर डाला तो पूरे डॉ में वो रिप्रोडक्शन उसका शुरू हो जाता है, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब देखिए, जब भी वो रेस्पिरेशन उसमें स्टार्ट हो गया, तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो रेस्पिरेशन होना ही होना है। और रेस्पिरेशन के कारण, आपने क्लास 7 में रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं आप लोग, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पूरे डॉ में जब भर जाएगा, तो उसके जो बबल्स होंगे, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डॉ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, वही उसमें भर जाते हैं और उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। जैसे बैलून में आप गैस भर देंगे तो क्या होता है, वो फूल जाता है ना, उसी तरीके से इसमें भी गैस अंदर में भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके कारण ये बढ़ जाता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें ये भरता है। This is the basis of the use of the yeast in the baking industry for making bread, pastries and cakes। और यही कारण है कि अगर आप देखते हैं जितने भी ब्रेड, पेस्ट्रीज या केक्स वगैरह बनाया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में, तो वहां पे भी यीस्ट पाउडर का यूज किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। अब देखिए दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। जैसा कि हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था कि अल्कोहल के लार्ज स्केल में, अगर बड़े स्तर पर अगर प्रोडक्शन करना है, तो वहां पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, तो इन सब में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना पड़ता है। यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अगर अल्कोहल और वाइन बनता है तो उसमें भी यीस्ट का ही यूज किया जाता है। कैसे होता है देखिए जरा। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूस एक्सेट्रा। आपने पढ़ा है कि जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि बार्ले हो या व्हीट हो, राइस हो, सब में कहीं ना कहीं नेचुरल शुगर होता है। हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में। अब उस नेचुरल शुगर के ऊपर में अगर ईस्ट को ग्रो कराया जाए तो क्या होगा, जरा देखिए। सबसे पहले बता रहा है आपको कि टेक 500 ml बीकर, एक एक्टिविटी में, एक्टिविटी 2.4 में देखिए, टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप विथ 3/4 विथ वाटर। एक बीकर ले लीजिए और उसका 3 पार्ट जो है वाटर से फिल कर दीजिए, एंड डिसॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। और उसमें क्या है ना, 2 से 3 चम्मच शुगर डाल दीजिए। एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, और उसमें ना हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डालना है उस शुगर सॉल्यूशन में, एंड कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। और उसको ढक करके ना थोड़ा वार्म प्लेस पे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे उसमें एक स्मेल आने लगेगा। बेसिकली जब आप उस स्मेल को जब देखेंगे, तो वो स्मेल कैसा होता है, वही स्मेल होता है आपका अल्कोहल का। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अभी वो शुगर जो था ना, जो आपने 2-3 टीस्पून डाला था उसमें, वो शुगर कन्वर्ट हो गया है आपका अल्कोहल में। इसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। तो याद रखिएगा इस लाइन को, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होने को ही हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर साहब। इन्होंने, लुइस पास्चर ने क्या किया, डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन के बारे में 1857 में। याद रखिएगा, लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन को खोजा था। अब बात करते हैं दूसरा बेनिफिट का माइक्रोऑर्गेनिज्म से, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। जब आप बीमार पड़ते हैं ना, डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, सच एज ऑफ पेनिसिलिन। द सोर्सेस ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बता रहा है कि ये जितने भी बनते हैं ना, ये सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms। ये मेडिसिन होते हैं, क्या करते हैं, ये मेडिसिन आपके बॉडी में जाकर के वो जो डिजीज कॉज करने वाले जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको किल करते हैं या उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, एंटीबायोटिक्स क्या होता है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आजकल बैक्टीरिया, फंगी से कई तरह के एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये सभी कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए
एक बॉक्स को पढ़ लेते हैं इस पे। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके ऊपर काम कर रहे थे, डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया के ऊपर में। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। जो भी उनका एक्सपेरिमेंट का प्लेट था उसमें एक लिटिल ग्रीन मोल्ड जो था, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। उसने क्या किया, उस मोल्ड के कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और उसने कई सारे बैक्टीरिया को उस मोल्ड के कारण उसने मार भी दिया था, किल कर दिया था। तो फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, और वहीं से उन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था। याद रखिएगा, पेनिसिलिन को किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। दीज आर द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। अभी हमने पीछे देखा था ना दो माइक्रोऑर्गेनिम्स के बारे में, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी जो होते हैं ना, ये सभी फंगी और बैक्टीरिया से बनते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। यहाँ से देखिएगा, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, किसी हर एक एंटीबायोटिक किसी ना किसी खास स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करके बनाया जाता है, और वो कई वैरायटी ऑफ डिजीज को वो सही कर देता है। Antibiotics are even mixed with the feed of the livestock and poultry to check microbial infection in animals. ये इनको उनके जो जानवर होते हैं ना, जिनको हम लोग पालते हैं, उनको उनके भोजन में उनके साथ भी उनको मिला करके उनको दिया जाता है, ताकि जो भी उनका माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है वो क्योर हो सके। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। एनिमल्स के साथ साथ ये प्लांट के डिजीज को भी कंट्रोल करने में इनका यूज होते आया है। चलिए अभी थोड़ा इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। याद रखिएगा, कभी भी कोई एंटीबायोटिक खुद से नहीं लेना चाहिए, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के सजेशन से ही लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और साथ ही साथ डॉक्टर ने जो कोर्स इसका बताया है कि इतने दिनों तक ये दवा खानी है, तो वो खानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, क्या होगा, इट मे टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। तो उस समय ड्रग जो है ना कम इफेक्टिव रह जाता है आपकी बॉडी में। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, हो सकता है कि आपको आगे फ्यूचर में फिर से वो दवा खानी पड़े। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और आपने गलती से दूसरा कोई एंटीबायोटिक बिना बिना किसी डिजीज के खा लिया, तो ये क्या करेगा ना, जो आपके बॉडी में कुछ अच्छे वाले जो बैक्टीरिया है ना, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, उनको भी ये किल कर देगा। तो याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। अभी हमने पीछे पढ़ा था, कोल्ड और फ्लू ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है कोल्ड और फ्लू वाले में एग्जाम्पल में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वायरस के कारण होता है। एंटीबायोटिक किसको किसको किल करता है या ग्रोथ को रोकता है? तो वो बैक्टीरिया के। जबकि ये जो वायरस से हो गया तो उसमें ये काम नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीन। चलिए वैक्सीन के ऊपर में चर्चा करते हैं। इसके ऊपर में क्वेश्चन है, पहले के ऊपर में, व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीन। जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स मतलब जो शिशु होते हैं कम उम्र के, उनको वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है? व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर्स आवर बॉडी, जब भी कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब होता है हमारे बॉडी में आ जाता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे किसी बैक्टीरिया जो भी डिजीज कॉजिंग उसके कॉन्टेक्ट में आ गया, वो आपके बॉडी में आ गया, तो क्या होगा? द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो जो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया आया या जो भी माइक्रोब्स आया, उससे फाइट करने के लिए बॉडी क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है? एंटीबॉडी शुरू कर देता है। याद रखिएगा, एंटीबॉडी तभी आपके बॉडी में प्रोड्यूस होगा जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर करेगा। तो द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स अगेन। और एक बार एंटीबॉडी बन गया तो भविष्य में भी, फ्यूचर में भी, जब कभी भी कोई उस टाइप का सेम बैक्टीरिया अगर आता है, सेम माइक्रोब आता है, तो ये एंटीबॉडी उससे फाइट करना याद रखता है और उसको सही उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो देखा गया क्या, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर किसी डेड मतलब मरे हुए या कोई भी कमजोर कोई भी माइक्रोब है जो डिजीज कॉजिंग वाला है, उसको अगर हेल्दी बॉडी में अगर इन करा दिया जाए तो क्या होगा? द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। तो बॉडी अपने आप जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। मतलब अगर आप एक हेल्दी बॉडी में इस डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को अगर इंटर कराया जाए, तो बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा और उससे फाइट करेगा, और सुटेबल एंटीबॉडी आपके बॉडी में क्रिएट हो जाएगा। तो द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड
फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर। याद रखिएगा ये क्या बोल रहा है, ये जो एंटीबॉडी होता है ना हमारे बॉडी में, जब क्रिएट हो जाता है तो वही बॉडी में ही रहता है, और हम आगे फ्यूचर में भी जब कोई उस टाइप का भी बैक्टीरिया या माइक्रोब आता है तो हम उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसी टेक्निक का यूज करते हैं वैक्सीन बनाने में। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। वैक्सीन में भी क्या होता है जनरली कि अलग अलग वैक्सीन में उस माइक्रोब के जो डेड माइक्रोब होते हैं, या बेसिकली जो उसमें कमजोर वीकेंड माइक्रोब होते हैं, वो हमारे बॉडी में इन कराया जाता है। तो सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये सभी जो है वैक्सीनेशन के कारण ही सही हो पाया है। याद रखिएगा बॉक्स में लिखा हुआ है एडवर्ड जेनर, इन्होंने खोज किया था वैक्सीन का स्मॉल पॉक्स के लिए। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स इन 1798। याद रखिए। चलिए, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। आपके बचपन में आपको भी कई तरह के टीके लगे होंगे, हाँ, इंजेक्शंस लगे होंगे जो आपको आगे सेवरल डिजीज से बचाएंगे। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज? आप उसका लिस्ट बनाकर देखिए आपको कौन कौन सा वैक्सीन लगा है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स का भी इसमें मदद ले सकते हैं। चलिए, इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। हाँ, जरूरी है कि सारे बच्चों को इन डिजीज से बचाया जाए। तो नेसेसरी वैक्सीनेशन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। तो सभी जितने भी आपके आसपास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं या डिस्पेंसरीज होते हैं, वहाँ पे ये वैक्सीन मिल जाते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। आपने देखा होगा कई बार टीवी पे पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम जब आता है तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है कि अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाइए। तो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। वास्तव में पोलियो ड्रॉप जो माउथ के थ्रू दिया जाता है, 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप ऐसा दे देते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी वास्तव में वैक्सीन ही होता है। और वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, कई जगहों पे वर्ल्ड में पहले स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ करता था, तो काफ़ी लोगों में डिजीज फैलती थी, लेकिन अभी ये इसका लगभग इरेडिकेशन हो गया है, मतलब उन्मूलन हो गया है, खत्म हो गया है ये। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिम्स। पहले तो वैक्सीन कम बनती थी, आजकल बहुत बड़े स्तर पे इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। तो ये जिसके कारण ह्यूमंस या जो एनिमल्स भी हैं वो अलग अलग डिजीज से प्रोटेक्ट रहते हैं। चलिए, ये दूसरा बेनिफिट था। अभी अभी नेक्स्ट बेनिफिट देख लेते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को कैसे हमारा बैक्टीरिया इंक्रीज करता है, जरा उसको देखिए। सम बैक्टीरिया आर एबल टू, क्या करते हैं वो, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन। अब ध्यान से देखिएगा, एटमोस्फेयर में हमें पता है कि कई कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 78%। अभी ये 78% जो नाइट्रोजन है, ये प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये वहां पे नाइट्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। और ये नाइट्रोजन अगर प्लांट को लेना होगा तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में, यानी नाइट्रेट बन जाए, नाइट्राइड बन जाए, जब ये कंपाउंड फॉर्म में आ जाता है सॉइल में, तो वो रूट के थ्रू इसको ले पाते हैं। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं लीव्स के थ्रू, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। तो क्या होता है कि सम बैक्टीरिया इसको, उस एयर के नाइट्रोजन को कैच करते हैं और उसको सॉइल में उसका कंपाउंड बना करके फिक्स कर देते हैं। तो दिस फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। और इस तरीके से वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, आपके बुक में दिया हुआ है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दोनों वही है। नेक्स्ट बेनिफिट देख लेते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करता है, तो बूझो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected waste of plants, vegetables and fruits from the nearby houses and gardens. बूझो और पहली ने क्या किया कि स्कूल गार्डनर मैन्योर कैसे बनाता है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। along with their friends, अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने क्या किया, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स। उन्होंने प्लांट्स के वेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सबको नज़दीक के हाउसेस और गार्डन से कलेक्ट किया। दे पुट देम इन अ पिट, उन्होंने एक गड्ढे में उसको डाल दिया, मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल, जहाँ पे वेस्ट डिस्पोज करते हैं। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज, क्या हो गया, वो सारा डिकम्पोज हो गया एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। आप समझ गए होंगे वो क्या हो जाता है, जब
वो आप उसको कुछ दिनों के लिए जब छोड़ देते हैं तो उस पर माइक्रोब का एक्शन शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया का एक्शन शुरू हो जाता है और वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो देखिए इस पर एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है, टेक 2 पॉट्स एंड फिल इच पॉट हाफ विथ सॉइल, दोनों को हाफ सॉइल से भर दीजिए, मार्क देम ए और बी, उसका मार्किंग कर दीजिए, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, आप किसी प्लांट का वेस्ट एक पॉट ए में डाल दो, और थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, बेसिकली इन सबको पॉट बी में डाल दीजिए। पुट द पॉट असाइड, दोनों को अगल बगल रख दीजिए, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, उनको 3-4 दिनों के बाद देखिए आप क्या देखेंगे जरा बताइए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पॉट्स, आपको दोनों पॉट में कुछ तो डिफरेंस लगेगा, इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, तो क्या डिफरेंस था देखिए, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, आपने पॉट ए में क्या रखा था, प्लांट का वेस्ट रखा था, दिस हैज बीन कंपोज, वो क्या हो गया है, डिकम्पोज हो चुका है। हाउ डिड दिस हैपन, द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, वही लाइन है कि माइक्रोब्स के कारण जो है प्लांट वेस्ट जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में हो गया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज फॉर द प्लांट अगेन, अभी वो जो मैन्योर बना अगर आप उसको प्लांट के रूट्स के पास डाल देते हैं ना तो प्लांट उसको वापस उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ड्रॉ कर लेता है, तो ये दोबारा हमारे लिए रीयूज हो जाता है, फर्टिलिटी को, सॉइल के फर्टिलिटी को भी ये बढ़ाता है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी में तो हम लोगों ने क्या डाला था, पॉलिथीन बैग डाला था, एम्प्टी ग्लासेस डाला था, बॉटल्स डाला था, ब्रोकन टॉय पार्ट डाला था, इस सब में कुछ चेंज हुआ नहीं, चेंज नहीं हुआ। द माइक्रोब शुड नॉट एक्ट ऑन देम, माइक्रोब उन पे एक्ट नहीं करता है, एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और उनको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं करता है। You often see a large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आप लोग कभी कभी देखते होंगे कई सारे ऑर्गेनिक मैटर या डेड एनिमल्स ग्राउंड पे पड़े हुए हैं, और कुछ दिनों के बाद जब देखेंगे ना, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, तो वो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप वो वहां से समाप्त हो जाता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। These substances are again used by the other plants and animals, और वो सब्सटेंस दोबारा दूसरे प्लांट या एनिमल्स के द्वारा यूज हो जाता है। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean the environment. इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या डेड डिकेइंग बॉडी है उन सबसे ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग बात करते हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, कैसे, अभी तक तो हमने जो भी पढ़ा था वो हमारे लिए बेनिफिट वाले माइक्रोऑर्गेनिजम्स थे, अभी ये हार्मफुल वाले क्या करेंगे देखिए जरा। तो सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ह्यूमन बींग में डिजीज पैदा करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, सब में डिजीज पैदा करने वाले होते हैं। तो ये जो डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे इनको क्या बोलते हैं, देखिए सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, इन इन सभी को पैथोजेंस बोला जाता है, याद रखिएगा। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, ये जो पैथोजेंस होते हैं ना कुछ, वो कुछ फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, क्लोथिंग, लेदर, इन सबको खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी, अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, देखिए पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, याद रखिएगा जो एयर हम ब्रीथ करते हैं ना, सांस लेते हैं, उसके थ्रू पैथोजेंस हमारे बॉडी में इन कर जाते हैं। साथ ही साथ द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उससे भी आ सकते हैं, और द फूड वी ईट, या जो खाना हम लोग खाते हैं ना, इससे वो हमारे बॉडी में आ सकते हैं। तो दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरियर बाई एन एनिमल, और कैरिड बाई एन एनिमल, सॉरी। तो ये डायरेक्टली ट्रांसमिट भी होते हैं अगर हम किसी डायरेक्ट कांटेक्ट में वैसे पर्सन के साथ आ जाए जो ऑलरेडी उस बैक्टीरिया या माइक्रोब से इन्फेक्टेड है, या कोई एनिमल के कांटेक्ट में आ जाता है, उसके द्वारा भी ये कैरी होते हैं। तो माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज, याद रखिएगा। कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलते, किसे बोलते हैं, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखिएगा माइक्रोबियल डिजीजेज, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इन सारे डिजीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड जैसे कि कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी जो है ना कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलने वाला डिजीज है, कोई किसी को टच कर दिया,
या आप वैसे कॉन्टामिनेटेड एयर, वाटर या फूड के कांटेक्ट में भी आ गए, तो उसके कारण आपको ये डिजीज हो सकता है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज, अगर वो मान लीजिए वो छींकता है ना, तो फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस, और उसके एक छींक में जो है मॉइस्चर जो है ड्रॉपलेट के साथ में ना वो स्प्रेड हो जाता है, आर स्प्रेड इन द एयर, एंड द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और उसी जगह मान लीजिए एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और ये उसने छींका, और दूसरा बंदा यहाँ से अगर वो ब्रीथ कर रहा है, तो ये वायरस या बैक्टीरिया जो भी है इसके अंदर इसके बॉडी में जा सकता है, और इसके कारण वो ये भी, ये इन्फेक्टेड बंदा है तो ये भी इन्फेक्टेड बाद में हो सकता है। ये सभी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। सबके मन में आएगा कि इस कम्युनिकेबल डिजीज के स्प्रेड को कैसे रोका जाए। ऐसे तो ये पूरे सोसाइटी में फैल जाएगा, सब पूरे चारों तरफ ये जितने भी लोग होंगे अगर वो उसके कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, तो वो भी बीमार हो सकते हैं। तो वी शुड कीप द हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग। इसलिए बता रहा है कि जब भी हम कोई छींकता है तो हमें अपने मुंह पे क्या रखना चाहिए, छींकते समय आपको हैंडकरचीफ रुमाल डालना चाहिए। इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, साथ ही साथ बेटर है कि उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए। चलिए, देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। यहाँ पे कुछ इंसेक्ट या एनिमल्स भी होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कैरियर। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर। देखिए हाउस फ्लाई वो भी एक कैरियर होता है, मक्खी। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज। सपोज ये फ्लाई जो है गार्बेज पे कहीं पे किसी कचरे पे बैठे, या एंड एनिमल एक्सक्रेटा या किसी एनिमल के वेस्ट पे बैठते हैं, और वहां से बैठने के बाद में क्या होता है कि पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी। उनके बॉडी में ना वहां पे जो भी बैक्टीरिया था उस फ्लाइज के पैर में या उसके बॉडी में चिपक गया। एंड व्हेन दिस फ्लाई सीट ऑन द अनकवर्ड फूड, और फिर जब उड़ के वो मक्खी जब कहीं पे किसी फूड पे बैठ गए जो कवर नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस। वो पैथोजेंस जो है वो जो उसके बॉडी में चिपके हुए हैं वो वहां पे भी आ जाते हैं। होएवर इट्स द कंटामिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। और इस फूड को जो भी खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि फूड को हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। जो बिना ढके हुए जो खाना मिलता है तो उन सबको खाने से बचना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। याद रखिएगा, दूसरा एक तो कैरियर हमने अभी देख लिया मक्खी के बारे में, अब दूसरा पढ़िए फीमेल एनोफिलीज। नाम रखिएगा, एक मच्छर है मॉस्किटो। मॉस्किटो का एग्जाम्पल है, नेम है फीमेल एनोफिलीज। ये क्या करता है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये ना मलेरिया वाला जो पैथोजन है ना उसको कैरी करता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण ना हमें मलेरिया हो जाता है, याद रखिएगा। इसको कैरी कौन करता है, फीमेल एनोफिलीज करती है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। एक दूसरा मच्छर है फीमेल एडिस, ये क्या करती है, ये डेंगू वायरस को कैरी करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब हम इस मलेरिया या डेंगू के स्प्रेड को कैसे रोक सकते हैं। हाँ, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। हाँ, आप लोगों को टीचर बोलते रहते हैं ना बाहर में पानी जमा नहीं होने देना। क्यों नहीं जमा होने देना, तो देखिए ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। सारे जो मॉस्किटो जो होते हैं ना वो वाटर में ही ब्रीड करते पाते हैं, मतलब उसी में वो उनका संख्या बढ़ने लगेगा, उसी में पैदा होते हैं। Hence, one should not let water collect anywhere in cooler, tires, flower pot, etc. तो कहीं पे भी हमें पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, चाहे कूलर हो, टायर हो, फ्लावर पॉट हो। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम साफ सुथरा रखते हैं ना चारों तरफ, तो मॉस्किटो को ब्रीडिंग से हम लोग रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आप सोचिए जरा कहाँ कहाँ से ये पानी हटा सकते हैं या क्या क्या काम कर सकते हैं जिसके कारण मलेरिया को हम लोग फैलने से रोक सकें। तो चलिए इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके आगे के कंटेंट को कवर करेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।